ठीक है ना। यूपीएससी में निबंध क्यों रखा गया, और उससे भी पहले की जरूरत है कि निबंध हम कैसे अच्छा करें कि निबंध में मार्क्स लाएं। और जैसे मैं यही बात कर रहा था कि मेरे 146 मार्क्स थे सिर्फ ऐसे में निबंध में। पेपर फर्स्ट में थे मेरे 89, सेकेंड पेपर में थे मेरे 97, थर्ड पेपर में थे जो इकोनॉमिक्स था 112 नंबर, और जो फोर्थ पेपर था इस साल मेरे आए थे 103 104 ऐसे नंबर थे। अगर इससे कंपेयर करें इस साल का है, और जनरली लोगों के अगर आप बात करें तो जीएस पेपर 1, 2, 3 स्कोर देखो, टॉपर के भी स्कोर देखो तो 70, 60, 80 यहीं पे आइसोलेट करते रहते हैं। अब आप सोचो एक पेपर फर्स्ट के लिए आप पूरे दिन पूरे साल प्रिपरेशन करते हो, पता नहीं हिस्ट्री के लिए कितनी कितनी किताबें पढ़ लेते हो, ज्योग्राफी के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें सोशल इशू भी आ जाते हैं फर्स्ट पेपर में। कहने का मतलब ये है कि आप पूरे साल पढ़ने के बावजूद 70 मार्क्स गेन करते हो इस पेपर में। ऐसे का अगर आप वीकली एक टेस्ट लिखते हो, मालूम है कि जीएस हिंदी पे हर हफ्ते संडे को टेस्ट 2 टेस्ट दिए जाते हैं, 2 में से एक करना है। उसका मेन मोटिव क्या है टेस्ट देने का? ये कि आप प्रैक्टिस करो। आज निबंध का हेडिंग भी है, निबंध एक कला, निबंध लेखन एक कला। कभी आपने सोचा कला क्या होता है? क्या होता है कला, बताओ। व्यक्ति के जो विचार जो निकल के आते हैं सब जो लिखता है व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्ति। एक टर्म में आई अभिव्यक्ति, दूसरी टर्म आई व्यवस्थित, और तीसरी इसके अलावा कोई और जोड़ना चाहता है? तो कला वो होती है जो सीखा जाए, जन्मजात नहीं होती है। जन्मजात मतलब जैसे कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती ना, बिना कला कोई भी कला हो, चित्रकला हो या कोई भी यानी सिंगिंग वगैरह, आवाज आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन जब तक आप प्रॉपर अभ्यास नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप उसमें पारंगत नहीं हो सकते। इसी प्रकार निबंध भी एक कला है। हर कोई अगर आप पहली बार लिखने बैठोगे तो 100% गारंटी है कि आप उलझी लिखोगे, वो भी नहीं लिख पाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलर अभ्यास करोगे, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करोगे, जैसे जीएस हिंदी ने संडे को दिया, आप लिखो, जो मन में आता वो लिखो। जैसे जैसे एक टाइम आएगा आप उसमें परिष्कृत होते जाओगे। परिष्कृत मतलब मानकता, शुद्धता आपकी बढ़ती जाएगी। पहले थोड़ा गंदा और अच्छा और अच्छा। इसलिए निबंध को एक कला के रूप में दिया गया कि अगर आप उसमें मेहनत करोगे तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। अब दूसरी चीज यहाँ पे आ गया है कि एक तो ये हो गया 146, आपको हफ्ते में सिर्फ एक निबंध लिखना है। मेरा ऑप्शनल स्पीक है। क्या करता हूँ? उससे पहले पॉवेट था, इस साल हिंदी लिटरेचर लिया, हिंदी लिटरेचर में उसमें सबसे सलाम करता हूँ। वो हम आराम से अभी बात करेंगे, पहले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि आप थोड़ी बहुत मेहनत में भी ऐसे में 146 कहाँ 60-70 नंबर। और एक और चीज आपको बताऊं मैं, हिंदी मीडियम वालों को ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नोट किया तो क्या आपने? आपकी क्लास भी होगी आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग आपको कुछ विचार हैं, विचारों को आप अभिव्यक्त करो। अब वही बोल रहे हैं कि एक निबंध लेखन की जरूरत है, निबंध के पेपर डालने की यूपीएससी में जरूरत क्यों आन पड़ी? यूपीएससी में निबंध शामिल करने की जरूरत क्यों है? कोई हम मालूम कि क्यों निबंध? एक्चुअली निबंध इसलिए डाला गया क्योंकि इससे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, विचारों का। विचारशील हर व्यक्ति है। मनुष्य का नाम मनुष्य क्यों पड़ा? जानवर तो नहीं रहा। हम सब एक प्राणी हैं। प्राणी आगे बढ़ते गए, सभ्यता की एक एवोल्यूशन फेज होता है, विकास की श्रेणी में हम ऊपर होते गए। धीरे धीरे सभ्यता संस्कृति को हम धारण करते गए। सभ्यता बाहरी और संस्कृति आंतरिक आचरण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे विचार परिष्कृत होते गए, विचार शुद्ध होते गए, विचारों को उन्नत बनाते गए, अग्रगामी रहे। जानवर विचार है वो ही नहीं रह गए। निबंध लेखन से तात्पर्य एवं रखने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप विचारों को जान सकें। आप जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो और प्रशासक बनोगे, कोई कलेक्टर कुछ भी बनेगा, आईपीएस आईएएस या स्टेट में, उसके लिए आप पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन को चलाओगे। अगर आप चला रहे हो उसको तो आपकी एक्टिविटीज वो मायने रखती हैं। एक लोक प्रशासन में मोटी मोटी टर्म है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक नैतिक अभिकर्ता। नैतिक अभिकर्ता मतलब अच्छे कार्यों को करने वाला। अगर हम प्रशासन में उलझुल व्यक्ति है जिनकी मानसिकता गिरी हुई है या
कुटिल मानसिकता वाले लोगों को अंदर करें तो वहाँ जाके करप्शन करेंगे। वैसे ही करप्टेड ऐसा बोला जाता है, हर व्यक्ति करप्टेड होता है, लेकिन जब उसको मौका मिले। एक और टर्म होती है कि व्यक्ति अपने आप को कैसे नियंत्रित करे। नियंत्रण की फीस जब आएगी जब उसके अंदर नैतिक मूल्य इतने ज्यादा हों कि एक उसके अंदर डायलेमा स्टार्ट हो जाए, अंतर्द्वंद हो गई, ये करूं नहीं करूं, निजी हितों को वरीयता दूं या सार्वजनिक हितों को बड़ी वरीयता दूं। उसी को जांचने के लिए निबंध में क्या होता है, मौलिकता होती है। अभी निबंध की अपन जब इसमें पढ़ोगे आप, निबंध की कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, विशेषताएं होती हैं। उसी में निबंध को एक शामिल किया गया है, इसलिए क्योंकि ये आपके विचारों को सामने लाता है। अच्छे विचार हैं तो आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। विचार अच्छे मतलब नैतिक विचार नहीं बोल रहा है, एक परिष्कृत, एक संतुलित विचार। तो निबंध मतलब विचारों व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, इसलिए निबंध रखा गया। अब इसके पहले निबंध शुरू करें, सबसे जरूरी है निबंध की डेफिनेशन। प्रोजेक्टर चालू होता है क्या? किया था पहले तो। हाँ, अच्छा आप लोग बताओ निबंध आप लोग क्या समझते हैं निबंध से? क्या है कि सबसे पहले अगर हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं अगर उसी का परिभाषा या उसी के बारे में ना जाने तो बाकी बात करना निर्मूल है, मतलब ही नहीं है। क्या है निबंध? बोलो, अरे कुछ भी बोलो, उसमें थोड़ी यार अपन तो फ्रेंड है, यार जस्ट फ्रेंड, ओके। कोई टीचर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, सभी बराबर वाले हैं। बताओ यादव जी आप निबंध से आप क्या समझते हो? मौलिक तरीके से व्यक्ति के विचार जो व्यवस्थित तरीके से व्यक्त हो और सोचने समझने का तरीका। बहुत बढ़िया। बताओ आप, आपको सुनना? हाँ बताओ। सर वो मतलब किसी भी मतलब विषय पे अपने मतलब विचार को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना। सही सही। और थोड़ा आगे बढ़ो, आप बताओ। किसी भी मतलब जो भी हमारी कोई भी वस्तु है उसके बारे में जो इसमें विचार है वो सरल तरीके से अभिव्यक्त करना। निबंध व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति तमाम पहलुओं को, तमाम मुद्दों को देखते हुए और उस पर प्रकाश डाल के उसमें छाट करके आगे बढ़ता है कि कौन से पहलू हमें रखी जाए, कौन से पहलू रखे जाए। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी को निबंध पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक सर्वांगीण विकास अधिकारी के तौर पे आता है, जिसमें हर तरह के वर्ग, हर तरह के क्लास की एक भूमिका होती है और उसको देख के उसको प्रशासन में रखना है। आप बताओ। इसमें एडिशन ये रहेगा कि जो टॉपिक हमें दिया गया है ना, उस पे जो एक सामाजिक प्राणी जो इस वर्ग में रहने वाले एक सामान्य जो व्यक्ति है वो किस प्रकार की अभिव्यक्ति रखता है। जैसे कि कुछ लोग उन्हें जो आलोचना के माध्यम से उसको और परिष्कृत करेंगे, जिससे कि हमें कुछ और संभावना मिलती है कि हम उसको जो है और उद्धृत रूप से जो है प्रस्तुत कर सकें। आप बताओ। निबंध एक हमारे विचार जो होते हैं उसकी अभिव्यक्ति और परिष्कृत रूप से हम उसको लिखते हैं। यही सब सबसे पहले याद है हम निबंध क्या है। अगर हम निबंधों की शब्द रचना पे बात करें, शब्द रचना मतलब जिससे मिलकर वो बना हुआ है, तो निबंध अगर हम काटते हैं तो निबंध, इसके 2-3 डेफिनेशन निकलते हैं, 3-4 निकलते हैं। एक लोग बोलते हैं निबंध मतलब अपने आप को बांधना नहीं, मतलब विचारों को उछलने दो, सूंघने दो, आने दो विचार बाहर से, उसको लिखते जाओ। लिखने का तरीका अलग होगा लेकिन विचारों को आने दो। जैसे एक दरवाजे से हवा आती रहती है ना, एक खिड़की से हवा आती है, दरवाजे से हवा आती है तो पूरी हवा आ जाती है, खिड़की से सिलेक्टेड हवा आती है। निबंध में आपको करना है कि विचार आ रहे हैं लेकिन कैसे आना चाहिए, सिलेक्टेड, क्योंकि आपको एक परिष्कृत रूप से, या क्या परिष्कृत नहीं, व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से लिखना है। आप सब कुछ नहीं लिख सकते हो। एक डेफिनेशन होती है निबंध की कि विचारों को निर्मुक्त रूप से आना। एक निबंध होता है कि अपने आप को बांधना मत। एक निबंध होता है कि प्रभावशील, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति। निबंध एक और निबंध की डेफिनेशन ये है कि आपने जो किसी भी विषय पर सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से, यहाँ पे चीजें जाना है। एक तो पहले नंबर विषय हो गया, दूसरा उधर हो गया सुनियोजित, ठीक है।
विषय पर सुनियोजित कौन है सुव्यवस्थित सुनियोजित रोचक शब्द किसी भी विषय पर कोई विचार आ रहा है आपको तो इसको सुनियोजित मतलब एक नियोजित रूप से लिखना है। एक ऐसा नहीं कि भाई आप कुछ भी लिख रहे हो। सुनियोजन का तात्पर्य यहाँ एक फॉर्मेट राइटिंग से, रूपरेखा से है। रोचक शब्द सबसे बड़ी चीज है कि हम मानव है, हमारे अंदर विचार तो फूट फूट के भरे हैं, लेकिन हम विचारों को शब्द नहीं दे पाते। आपने देखा है कोई मंत्री या कोई प्रशासक को अगर किसी बड़ी रैली में भाषण देने या किसी सम्मेलन मंच पे बुलाया जाए, वो जानता सब कुछ है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर में इतना अनुभव है उसके पास, दुनिया भर का वो इतना बड़ा हुआ पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी उसके अपने विचारों के व्यक्ति के लिए एग्जैक्ट यहाँ एक स्पेशल टर्म है, व्यवस्थित शब्द नहीं है। एक अच्छा ऑरेटर वही होता है जिसका शब्दकोश बहुत स्ट्रांग होता है। निशांत की हम बात कर रहे थे। निशांत के पास बहुत चूंकि उसने BA, MA, MPhil और ये सब हिंदी मीडियम में किया था, उसके बाद शब्दों का अथाह भंडार था, शब्दों से वो खेलता था। खेलना मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे उसका आंसर एनरिच होता था, समृद्ध होता था उसका आंसर। वही ऐसा ऐसा लिखेंगे तो उसके ऊपर मानसिक पटल पे ही इम्प्रेशन पड़ेगा, रुचिकर लगेगा पढ़ना। जैसे मैं बताऊं, अगर मैं आप लोगों के ऐसे लिखते हैं लोग, कि लोगों के ऐसे पढ़ने में बहुत बोरिंग फील होता है, या कार या कौन पढ़े, और किसी के ऐसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, ऐसे की जो परीक्षक आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके पास हजारों कॉपी है कि नहीं है? हर एक कॉपी का पैसा मिलता है। वो चाहेगा कि जल्दी जल्दी कॉपी चेक करे, ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे पढ़ेगा नहीं, ऐसे को आपको उसको पढ़ाना है। कैसे पढ़ाओगे? जब आप शब्दों का सिलेक्शन, रोचकता यहाँ आई ना, रोचकता, शब्दों का सिलेक्शन ऐसा रखोगे, ऐसी शुरुआत करोगे, ऐसे ये आगे करेंगे क्या, ऐसे में कैसे क्या लिखना है, उसमें रोचकता इसलिए कि उसकी रुचि बनी रहे पढ़ने में। जब आप रुचिकर काम करोगे तो ऑब्वियसली नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर रोचक शब्दों का एक और चीज़ है कि दोहराना हो, बार बार एक चीज़ दोहराव करते हैं हम, रिपीटेशंस होता है, डुप्लीकेशंस होता है, तो अपने आप एक मजा नहीं आ रही तो अभी बोला था, इसने अभी लिखा था। इसके बाद विचारों की कमी है। जब विचारों की कमी होगी तो लगेगा कि भाई शायद अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक नहीं बन पाएगा। अब होती है क्रमबद्धता। आपके पास सब ठीक है, क्रमबद्धता के आगे लिख लेंगे अपन प्रवाह, पूर्णता। क्रमबद्धता मतलब एक क्रमिक रूप से चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग में एक संयोजन बोलते हैं, आंखें यहीं हैं, अगर आपकी आंखें यहाँ लगा दी जाएं या कहीं और, नाक कहीं और लगा दी जाए, कान कहीं और लगा, तो आप अपने आप को कभी सोचा है कि अगर हमारी आंखें पैर में हो तो हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे? मतलब चीजों में एक समायोजन क्षमता होती है। इसी प्रकार अगर हम ऐसे अच्छा लेखक हैं तो उनकी चीजों में क्रमबद्धता अच्छे से होगी कि व्यवस्थित तरीके से क्या क्या लिखना है, कहाँ कौन सी चीज आना है, वो लिखना बहुत जरूरी है। ऐसे में कभी ध्यान देना कि अगर आप बहुत अच्छे राइटर्स का ऐसे पढ़ रहे हो तो उसमें ऐसा चीज नहीं है कि जो कम महत्वपूर्ण चीज है या जो चीज इशू उठाया गया है उसमें क्रमबद्धता ऐसी रहती है कि ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पहले होती है, उसके बाद थोड़ा और एक नॉन सीरियस चीज थोड़ी पीछे, ऐसे करूँ क्रमबद्ध रूप से। प्रवाह क्षमता, प्रवाह पूर्णता का यहाँ संबंध लिंक से है, इंटरलिंक। कई बार मैंने ऐसे देखा है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था कि पैराग्राफ हम जो लिखते हैं, जैसे हमने भूमिका बनाई, या भूमिका बनाने के लिए भी भूमिका कैसे लिखी जाए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर भूमिका की रोचकता नहीं हुई, यार ऐसी भूमिका लिख रहे हो, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, या उसकी कनेक्टिविटी नहीं है उससे, तो कनेक्टिंग पॉइंट लिंक, इसको बोलते हैं प्रवाह पूर्णता। एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ इसमें पूरी बात खत्म कर दी, फिर नए सिरे से आप फिर स्टार्ट कर रहे हो। आपस में इंटरलिंक होने चाहिए चीजें, तो प्रवाह पूर्णता वो कहलाती है। अब इनके
परे आती है मौलिकता, जो आप लोग बोल रहे थे ना, मौलिकता। ठीक आ रहा है? ये अपन बात कर चुके हैं कि निबंध क्या है और कैसे क्या हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपन ने बात की थी सुविचारित, मौलिकता, सुव्यवस्थित, सरल एवं रोचक शब्दों का प्रयोग, प्रभावपूर्ण प्रस्तुति, ये हमारी बात हो चुकी है। ये आगे हम बात करेंगे। तो मौलिकता का मतलब ये है कि सामने वाले को, चेक करने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप रट के आए हो, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं। लोग ये चीजें पैराग्राफ याद कर लेते हैं, 4-5 निबंध ऐसे कई तैयार कर लिए, वही उनको डाल लेते हैं। अब चूंकि डायनामिक पैटर्न हो गया है, इवन एमपीपीएससी में भी इस साल के अगर ऐसे देखे होंगे तो बहुत अलग ही टाइप के ऐसे आए थे, मतलब उन्होंने फॉलो यूपीएससी को धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। यूपीपीसीएस में थोड़ा ऐसे इजी आए थे, अब एग्रीकल्चर के ऊपर ही पूछ लिया उन्होंने, तो वो आप लिख सकते हो। लिखने का तरीका आगे हम बात करेंगे। तो मौलिकता मतलब हमारे अंदर की जो विचार है वो सामने आने चाहिए, लेखक को लगना चाहिए, उसको नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा फैक्ट डाल के रखे हैं। एक कुछ ही होता है, निबंध और लेख दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो न्यूज़पेपर में आता है वो मैक्सिमम लेख होता है, कोई निबंध नहीं लिखता है। लेख में क्या होता है कि फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, सूचनाओं का बहुत ज्यादा उसमें समाहित की जाती है, सूचना बहुत ज्यादा। तो निबंध में आपके मौलिकता, आपके विचार, भाव, अभिव्यक्ति, कोई दार्शनिक है और उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाली चीजें, ऐसी चीजें निबंध होती हैं जो आपके अंदर के भावों को प्रकट करे, वो निबंध है। लेख सूचनाएं, किसी दृष्टांत को लेके या कोई घटित घटना, उसको आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं। किसी चीज को सत्यापित करने के लिए लिखा जाता है कि भाई इसका पक्ष विपक्ष, उसमें पक्ष विपक्ष को ज्यादा महत्व होता है, इसमें हमारे संतुलित विचारों को महत्व होता है। तो एक मोटा हो गया कि निबंध क्या होता है, निबंध में क्या चीजें समाहित होती हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन एक कोई निबंध कैसे लिखे हैं। निबंध लेखन, अगर आपने पेपर देखा, कोई यूपीएससी पीएससीएस के पेपर देखे होंगे, आप कैसे चूज करते हैं कि किस विषय पे कौन सा निबंध लिखा जाए? इस पर मुझे ज़्यादा जानकारी होती है, जानकारी इस पर अच्छी होती है, मुद्दों के बारे में थोड़ा सा पता होता है, वो अच्छा तरीके से बेहतर जानकारी से कम प्रैक्टिकल जो काफी ज्यादा होता है। आजकल बैकग्राउंड में, अधिकतर बैकग्राउंड में लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले आ रहे हैं। दूसरी चीज, जब से मोबाइल या टीवी वगैरह चल गए हैं, लोगों ने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया है, कम कर दिया, छोड़ नहीं बोल सकते, कम कर दिया है। तीसरा बात, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारे पास सूचनाओं का अथाह भंडार है, उसके बावजूद भी हमारी शब्दकोश में कमी है, क्योंकि हम उसमें सिर्फ पढ़ते हैं। दो चीज़ें होती हैं, रीडिंग एंड स्टडी। हम सिर्फ रीडिंग करते हैं और रीडिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ के चला जाता है। जो चेतन हम बात करते हैं, वो जो हमेशा याद रहता है, वो चीज़ों में हम क्या करते हैं, जब स्टडी करते हैं, उसको अंदर ग्रहित करते हैं, उसमें अपना ध्यान लगाते हैं। वो चीज़ें आती, न्यूज़पेपर में तो अपन ध्यान लगा पढ़ेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम निबंध की बात करें तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को ऐसा निबंध ढूंढो आप, कौन को इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कितने हैं? 2 ही लोग हैं। तो उनके लिए ऐसा ढूंढना चाहिए कि मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो इसे बोला हूँ फैक्ट वाली चीज़ें, जो एक करंट से रिलेटेड चीज़ें हों, वो वाला दोनों तीनों का आपके पास नॉलेज है। अब जो जैसे आर्ट वाले हैं, उनका हो सकता है कि किसी भी विषय के अलग अलग पहलू होते हैं, उन पहलुओं से जुड़े हों। पहलू कैसे अलग हो सकते हैं? कोई भी अगर हम निबंध की बात करें या विषय की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो टच करता है क्या, सामाजिक मुद्दों को। होते ना, हर किसी के एक सामाजिक आयाम होता है। हर एक विषय का, जैसे एक विषय लिख रहे हैं, हर एक विषय का एक सामाजिक आयाम हो गया। फिर उसके बाद हम बात करें तो एक आर्थिक आयाम भी होता है। अभी हम कोई विषय देंगे, उसकी इसी पे बात करेंगे, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम। फिर होता है उसका राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम के बाद होता है दार्शनिक आयाम।
सांस्कृतिक आयाम भी होता है, उसका ऐतिहासिक आयाम भी होता है, एक ग्लोबल मतलब अंतरराष्ट्रीय आयाम भी होता है, प्रशासनिक आयाम भी। प्रशासनिक भी हो गया। इसके अलावा वैज्ञानिक या साइंस टेक्नोलॉजिकल तकनीकी आयाम भी होता है। अब हम अगर किसी भी विषय को छोड़ें, कई बार होता है कि हमारे पास लिखने को कुछ नहीं होता है, ऐसे देख के हम बिल्कुल नील हो गए कि भाई अब क्या लिखें। लिखना हमें 250 नंबर के 2 ऐसे आ रहे, तो 125 हर एक निबंध के लिए कम से कम 1000 वर्ड उन्होंने बोला 1000 शब्दों में लिखना है। 1000 शब्दों में जब आप लिखोगे तो कम से कम 10 पेज तो लिखने होंगे। निबंध चूंकि मैंने पहले बोला है अपने आप को बांधना नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है कि 10 ही लिखना है। अगर आप अपने विचारों को 8 में भी समेट पा रहे हो तो 8 लिख दो, जरूरी नहीं है कि 10 ही या 12 या 14। मैंने देखा है मेरी एक सर थे गौरव बहारी, वो 5-6 पेज में ही निबंध लिखते थे जब 300 नंबर का एक लिखना होता था, फिर भी उनको नंबर अच्छे खासे मिलते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने विचारों को आप सीमित शब्दों में नहीं कह सकते। आप अपने विचारों को ऐसा समाहित करके लिखो कि उसमें आपकी मौलिकता दिखे और जो विषय है विषय से साथ पूर्ण न्याय संगत हो लिखना। तो 8, 10, 12 इससे ज्यादा पेज नहीं लिखना, क्योंकि 2 निबंध हैं। 2 निबंध लिखने के लिए आपको समय प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पहले फॉर्मेट बनाएंगे दोनों का, फॉर्मेट बनाने के बाद आप प्रस्तावना की उद्धरण वगैरह ये सब लिख के आगे जाएंगे, तो 2 निबंध की 2 फॉर्मेट बनाना और फिर दोनों को 10-10 पेज लिखना, मतलब टाइम बहुत जरूरी है, इसलिए प्रबंधन की जरूरत है। अब कई लोगों को आता नहीं भाई क्या लिखना है, तो इन आयामों को देख के कि विषय कहाँ टच कर रहा है। इसके अलावा 6W बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश निबंध लिखते हैं ना, जैसे उसमें हिंदी में बोलेंगे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन। इन चीजों को देखो कि निबंध में ये चीजें कहाँ तक टच कर रही हैं। हर चीज का एक दर्श, अब इनके ऊपर बात करें, जैसे कोई विषय है, सामाजिक आयाम उसका होता है कि आर्थिक मुद्दे पे या सामाजिक मुद्दे, हर एक सामाजिक आयाम टच करता है। आर्थिक आयाम जैसे कि देश को, समाज को, व्यक्तियों को, कमजोर वर्गों को कैसे टच करता है। राजनीति के बिना कुछ है ही नहीं, क्या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या होनी चाहिए, विधायी पावर क्या होनी चाहिए, कानून कैसे बनना चाहिए। दार्शनिक हर एक विषय पे दर्शन है। महात्मा गांधी ने, अगर हम प्राकृतिक या एनवायरमेंट में बात करें तो महात्मा गांधी ने कुछ बोला, समाज के ऊपर बात करें तो महात्मा गांधी ने बोला। महात्मा गांधी, बुद्ध, महावीर, अम्बेडकर, विवेकानंद, सोक्रेट, प्लेटो, कांट, हम उनसे को रिलेट कर सकते हैं कि भाई। और एक और चीज़ है, दार्शनिक लोगों की अभिव्यक्ति या विचार उस टाइम लिखना जो हम लिंक कर सकें। रैंडमली कुछ का कुछ नहीं करना। अगर विषय दूसरा होगा और उनका उदाहरण किसी और विषय पे है, आप उसको जोड़ नहीं पाओगे। तो इनका उपयोग आप बीच बीच में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने विचारों को या जो आप लेखन सेल कर रहे हैं उसको एनरिच करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए कि यहाँ में या यहाँ पर महात्मा गांधी की इस लिटरेचर विचार को उद्धृत करने की आवश्यकता है कि यहाँ भी महिलाओं के सशक्तिकरण, तो उन्होंने भी ऐसा बोला, तो ऐसा आप उसके सपोर्ट में लिख सकते हो। 4-5 कोटेशंस वगैरह अगर आप डाल दोगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ एक विचारशील व्यक्ति, क्योंकि दार्शनिक व्यक्ति या महान व्यक्ति को इसने जाना है, पहचाना है, इसलिए डालते हैं। फिर सांस्कृतिक पक्ष, भारत बहुसंस्कृतिवाद या बहुविविधतापूर्ण राष्ट्रीय संस्कृति पूरी में हर जगह व्याप्त है, तो सांस्कृतिक पहलू होता है। ऐतिहासिक, हमारा इतिहास इतना पुराना है। अब पौराणिक कथाओं से ऐड कर सकते हो, रामायण, महाभारत या चंद्रगुप्त, कोई इतने भी एक फेमस होनी चाहिए चीज, उससे जोड़ दो आप। या उस विषय का कोई इतिहास, औपनिवेशिक काल का कुछ हो, भ्रष्टाचार हो, कहाँ से उसका जुड़ाव हो रहा है, कब से हो रहा है, चाणक्य ने क्या बोला। अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि आजकल हम एक ग्लोबल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वैश्वीकरण के माहौल में रह रहे हैं, तो हर चीज़ की अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। अगर हम कोई कदम उठा रहे हैं तो यूएन का हमारे ऊपर क्या होगा, यूएस का क्या होगा, हमारे पड़ोसियों का हमारे ऊपर रिएक्शन क्या होगी। इन आयामों को आप लिख सकते हो। प्रशासनिक आयाम होता है कि अगर प्रशासन में ये आगे तो वो चीज़ों कैसे इजी करेंगे, कैसे क्रियान्वयन होगा, कमी कहाँ रह जाती है, वैज्ञानिक तकनीकी कैसी चीज़ों को आसान बनाया जाए उस विषय के संबंधित।
तो आप जब इन चीज़ों को लिखोगे आपके पास लिखने में बहुत मैटर आ जाएगा। इसके अलावा क्या क्यों कैसे 2-4 पेज इसमें, चूंकि आपने पढ़ाई की है तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इतना ज़्यादा आपने पढ़ चुके हैं कि अगर आप उस पहलू से भी जो सोचोगे उस विषय पे, आप लोग लिखने के बाद बहुत ज़्यादा मैटर होगा। तो ये विषय को कैसे कनेक्ट करना है, पहली चीज होती है कि विषय को कनेक्ट करने के लिए कौन से विषय पर क्या लिखना है। पहले नंबर विषय के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। जो कोई भी अगर साहित्य या कोई शब्दारा अपन आगे 1-2 निबंध देख लेंगे जल्दी से, और विषय का पर्याप्त ज्ञान हो। विषय का पर्याप्त ज्ञान, बिना ज्ञान का तो हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। पर्याप्त ज्ञान का मतलब पर्याप्त शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है। 2 चीजें, एक तो ज्ञान होना, एक पर्याप्त ज्ञान होना। पर्याप्त ज्ञान होना मतलब 1-2 पेज, 3 पेज लिख सकते हैं। आपको यहाँ लिखना है 8 से 10 या 12 पेज, मतलब आपको पर्याप्त होने चाहिए नॉलेज। दूसरा है कि शब्दों की केंद्रीय थीम क्या है। हर एक निबंध, पिछले साल भी ऐसे था, भारत के सम्मुख संकट, नैतिक या आर्थिक। अब भारत के सम्मुख संकट है तो यहाँ पे पहले नंबर तो आपको विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। किसके सम्मुख संकट है? भारत के। एक भारत के संदर्भ में लिखना है, यहाँ एक चीज पकड़ लेना, सम्मुख संकट, ये भूत सकाल की बात नहीं कर रही। अभी जो सम्मुख हमारे मुल्क के सामने खड़ा हुआ है संकट, सम्मुख यहाँ पे भी एक चीज है कि आपको कहाँ इससे भटकना नहीं है। अब यहाँ पे आपको पकड़ना है नैतिक, आर्थिक और संकट। संकट मतलब ऐसी चीज नहीं बोलना कि हमारे पास हम बहुत आगे चीजों को ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। संकट मतलब होता है कि किसी प्रकार की आपदा आना, हाँ मतलब बहुत बड़ी समस्या होना। अब नैतिक और आर्थिक, आप नैतिक चीजों को इस चीज से कोरिलेट कर सकते हो, कहाँ से कैसे आ रही। आर्थिक कोई अलग पहलू होगा, इस ऐसे पे हम बात करेंगे पूरी, कैसे क्या लिखेंगे। अब नैतिक या आर्थिक के अभी हमारी बात पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नैतिकता के ऊपर आपके पास ज्ञान होना चाहिए जब आप 4-5 पेज लिखोगे। आर्थिक की आर्थिक समस्या कहाँ पैदा हो रही है, 2-3 पेज। आपस में संबंध क्या है इनके बीच में, कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। थीम क्या है? थीम क्या है? नैतिकता है यहाँ थीम। क्योंकि आजकल करप्शन में चीजें इतनी बढ़ रही की है, यूपीएससी हर साल ही नैतिकता को लेके हुए आगे बढ़ रहा है। तो यूपीएससी में 2 प्रकार के निबंध आते हैं। जो फर्स्ट पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए में वो ऐसे निबंध देते हैं तो ह्यूमन बीइंग के विचारों को उद्वेलित करते हैं, उसके आंतरिक पक्ष को बाहर लाते हैं। ये मूर्त अमूर्त दोनों हो सकते हैं। जैसे गांधी मूर्त हैं, गांधी लोग वही महात्मा गांधी भी निबंध लिखो, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों पे अगर निबंध लिखते हैं तो वो अमूर्त हो जाता है, क्योंकि दरअसल तो अमूर्त उसको आप पहचान नहीं सकते। गांधी जी में एक अमूर्त हो गया। तो भारत के सम्मुख संकट, नैतिक या आर्थिक, इसमें थीम मालूम होनी चाहिए। पहले ज्ञान, फिर थीम, फिर थीम के बाद आता है कि इनका सही अर्थ, नैतिकता का आपको अर्थ मालूम हो, वही नैतिकता क्या है। आर्थिक रूप में आप क्या क्या कर सकते हो, संकट किस टाइप का संकट, संकट से क्या समझते हैं। उसके बाद होता है कि विषय के जुड़े बिंदुओं को खोजना। यहाँ आपने अन्वेषण स्टार्ट कर दिया, भैया क्या क्या करना है। तो अन्वेषण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीति तो आप जोड़ ही सकते हो। इसके अलावा आप क्या जानते हो, नैतिकता के बारे में क्या जानते हो? सर ये जैसे कि मतलब ये दोनों नैतिक या आर्थिक लिया है, तो पहले हम जैसे कि दोनों के बारे में हमको उसमें लिखना है, नैतिक और आर्थिक। एक आप पहले मोटा एक पीछे के पेज में क्या करोगे कि रूपरेखा फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट मेकिंग में अभी बताऊंगा कैसे बनाना है फॉर्मेट, क्योंकि वही मेन है। वहाँ आपने अच्छा कर लिया तो यहाँ पर आपको इससे उसी को कॉपी करके लिखना है। इस ऐसे को थोड़ा हम यही कर देते हैं आगे, इस मोटा इस पर अपन डिस्कशन करें कैसे क्या स्टार्ट करना है। तो विषय का पर्याप्त ज्ञान के बाद अपना थीम हो गया, सही अर्थ हो गया, बिंदुओं को खोजना और रूपरेखा बनाना। रूपरेखा में आपकी भूमिका आ जाएगी, मेन बॉडी हो जाएगी और निष्कर्ष कंक्लूजन हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, एक अपने आप में बड़ी चीज है वो लिखें। उसके बाद एक और चीज होता है कि हम कई बार क्या होते हैं ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, उसका पुनरीक्षण बहुत जरूरी है। पुनरीक्षण मतलब कई बार होता है कि हम लिखते लिखते आप फिर से पढ़ोगे ना अपनी चीज को, तो लगे यार ये तो सेंटेंस ही सही नहीं हो रहा है, इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए या इसको हाईलाइट करना चाहिए या यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे प्रोग्राम होना चाहिए। जब ये चीजें आप उसको एक साज सज्जा प्रेजेंटेशन करते हो ना, तो सामने वाली चीज और अच्छे से ग्रास्प करता है, ग्रहण करता है। तो पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट आपको इस चीज में लगाना है कि भाई हमने जो ऐसे लिखा है उसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई।
अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ऐसे तो मैं तो हमेशा अंडरलाइन करता हूँ। मतलब जो महत्वपूर्ण वक्तव्य या कोई महत्वपूर्ण चीज लगेगी ऐसे ही पढ़ने वाले, क्योंकि उसको तो ऊपर से ऐसा देखता है, वो एक एक शब्द थोड़ी पढ़ेगा, अपन को उसको पढ़ाना है, वो पढ़ेगा नहीं। तो पुनरीक्षण या ऐसे के बाद 5 से 10 मिनट होना चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर 5 मिनट का पॉज लेना हो तो ले लो, किसी को नींद आ रही, पानी पीना है तो। आधे घंटे की और क्लास होगी, मुझे आ रहा है 5 घंटे की, अरे नहीं सो करके ही आए तो क्या नहीं चाहिए। नहीं, जरूरी होता है कि 2-4 मिनट रुक जाए आगे बढ़ाने के लिए। पढ़ो उसको जो दिया है थोड़ा। इसमें भी कब से आ गए थे तुम यहाँ? मैं सर 10-12 दिन अच्छा, 10-12 दिन। आपका नाम? नवनीत। रोनित? नवनीत। नवनीत। कहाँ से? यूपी से। दूसरे हम हो गए। आप? ऋषि। ऋषि? नरेंद्र। आप? मिथुन? जितेंद्र। आपका सर मुझे हिंदी से होगा। नहीं, मैं हिंदी ले लिया था, स्टार्टिंग पहला दिया था, तो मुझे लगा कि हिंदी ज़्यादा अच्छी है, फिर वो थोड़ा ड्रास्टिक, हाँ, क्योंकि डिसीजन थोड़ा सही नहीं रहा है। ठीक है, वो तो अभी पीरियड में मेरा MPPSC में हुआ है, और 2013 में नायब तहसीलदार के पद पे हुआ था। 2012 वाला जो रिजल्ट थोड़ा बाद में आया, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी वहाँ पे, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है, जिला आबकारी अधिकारी, उसमें चयन हुआ है और मेरी ज्वाइनिंग आ चुकी है। अभी 15 दिन की छुट्टी ली गई MP में, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही होता है एक्साइज ऑफिसर वो। सर आपको UPSC भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। अब अगले साल में फिर से दूंगा पेपर UPSC। दो तीन चीजें होती हैं आप UPSC में स्कोर कर सकते हो। एक तो आपका ऐसे हो गया ऑप्शनल्स और इथिक्स का पेपर। इथिक्स के पेपर में आप बहुत अच्छा कर सकते हो कि इथिकल वैल्यू तो हमारे यहाँ कोट के बारी है, हमारी संस्कृति ही अपने आप में एक इथिकल संस्कृति बोल सकते हो। मतलब जो अध्यात्म और जो नैतिकता के कुछ हमारे बचपन में ही हमें दिए जाते हैं, वो उन्हीं का तो ह्रास हो रहा है ना। वो इसमें आपको लिखना है नैतिकता में कहाँ ह्रास, समाज, परिवार और क्या नाम है एजुकेशन में कहाँ कमियाँ आ रही है। ये चीज आप सोचोगे तो आप कोई भी निबंध लिख सकते हो। मैं बता रहा हूँ ना, आपको कहीं पर ही नहीं जाना है। आपके पेपर 1, 2, 3, 4 में जितना आपने पढ़ लिया है, कोई भी निबंध को हैंडल करने के लिए बहुत कुछ है। और क्योंकि मैंने बताया कि निबंध का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, कौन सा निबंध करना है। आप देखो, आपको नॉलेज 3-4 का है, लेकिन आपको पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। पर्याप्त ज्ञान की कमी में आपने ऐसा निबंध पकड़ लिया जो आप बीच में जाके अटक गए, तो नुकसानदायक होगा। आप जोड़ नहीं पा रहे चीजें, आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो। निबंध चयन करने में सबसे बड़ी चीज होती है कि 4 में से एक चूज नहीं करना है अपन को, ठीक है ना। 4 में से अपन को काटना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बचाए, ठीक है ना। तो ये तो हमें बिल्कुल बनेगा ही नहीं। पहले उसको अलग कर दो, इसमें थोड़ा आ रहा है लेकिन उससे अच्छा है तो उसको अलग कर दो, अपने आप एक बचेगा। 4 में से एक को पकड़ना मुश्किल होता है भाई, हम 4 में से किसको अपना बनाए, मतलब अपना फ्रेंड बनाए, लेकिन 4 में से 3 को ये नहीं तो अपने आप बचा हुई। ऐसे ही प्रीलिम्स वगैरह में ऑप्शंस आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपने कभी प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई अब करोगे, अगले साल दोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें आती नहीं है, फिर भी हम उसको बहुत अच्छे हैंडल कर लेते हैं। प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे रहे। 200 GS के 200 पेपर में 152, 148, 158, एक टाइम तो 160 से 162 के करीब थे। क्यों? एक तो पढ़ना तो पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप वहीं बैठ के चीजों को ऑप्शंस के थ्रू या माहौल के थ्रू, एक UPSC की थिंकिंग, UPSC नैतिकता का अपने आप को बहुत बड़ी अभिमूर्ति समझता है, हम जितना नैतिक कोई है नहीं जबकि वो है नहीं है। वो वैसी चीजें देगा जो समावेशी थिंकिंग वाला हो, आम लोगों के दिल को छुए। तो ऐसी चीजें ऑप्शंस में आती हैं, तो ये हो गई
वो चीज़ें आपको आगे बढ़ा देती है। पैटर्न का एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जब क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे ना यूपीएससी के, प्रैक्टिस करोगे, उस प्रैक्टिस के दौरान आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। चीज़ की प्रीलिम्स में भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उसके। हाँ एक और चीज़ है, हम जीएस हिंदी एक प्रीलिम्स का थ्रो आउट अभी से 15 कल है, कल से लेके 6-7 महीने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। एक पूरा आपको जैसे 50 डेज स्ट्रेटजी आपने देखी किसी ने, हाँ जी देखिए। उसी टाइप का एक 5-6 महीने का आपको एक पूरा एक रोड मैप तैयार करके दे रहा है, रोड मैप टू मसूरी, कि कैसे आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। उसी टाइप का मेंस का भी उसकी सिमुलेट में मतलब पैरेलल चलेगा एक प्रोग्राम। तो रोड मैप टू मसूरी में आपको हम डेली का एक होमवर्क जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना उठा के, एक प्लानिंग बना के देंगे, भाई आज आपको ये टॉपिक इस सेक्शन का जीएस के हिस्ट्री वाले या पॉलिटी वाले पोर्शन का ये वाला चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर में ये चीज़ें आज पढ़ना है, तो उसका सोर्स भी बता देंगे। तो डेली का आपके पास एक प्लानर आएगा। जैसे जीएस हिंदी पे एक न्यूज़ लेटर की वो हम लोगों ने फैसिलिटी स्टार्ट की है कि जो जीएस हिंदी पे क्या होता है कि फेसबुक की अपनी लिमिटेशंस है। हम फेसबुक पे डालते हैं, रीचिंग नहीं होती, लोगों तक पहुंचते नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि आप कुछ डालते हो। तो जीएस हिंदी की अगर वेबसाइट देखी हो तो उस पर डेली बहुत सारे आर्टिकल्स डाले जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स एडिटोरियल का हिंदी करके भी। जबकि वो फेसबुक पे डालें तो 150-200 लोगों तक पहुंचे। इसलिए हम चाहते हैं कि न्यूज़ लेटर जो फैसिलिटी है आप उसको सब्सक्राइब कर लो तो आपके मेल आईडी पे पूरा आ जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं। उसको एवर नोट में सेव कर लो, नोट्स बना लो उसके। जैसे ही हम डेली की रोड मैप स्ट्रेटजी में 15 तारीख 16 से स्टार्ट होगा, 15 को लॉन्च करेंगे, 16 को होगा। जैसे ही 16 को हमने कोई टॉपिक डाला हुआ है कि आज का प्लान ये है, आपके मोबाइल पे आ जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग भी स्टार्ट की है। पहले क्या होता है, ग्रुप स्टार्ट किया, ग्रुप में लोग गंद फैलाते हैं, कई लोग आते हैं और उल्टी चीज़ें बात करते हैं और मटेरियल भी यहाँ उसका मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ब्रॉडकास्टिंग है उसमें भी डाल देंगे आज की ये है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हो जाएंगे अगले दिन। इससे क्या होगा कि एक रेगुलर बेस पे आप उससे जुड़े रहोगे, एक टूटन नहीं आती है। क्या होता है कई बार हम स्टार्ट करते बीच में बिल्कुल एक निष्क्रियता आ जाती है। निष्क्रियता नहीं, अपने आप को सक्रिय रखना है। कब तक कि जब तक कि एग्जाम ना हो जाए, डेली आपको आएगा। उसके अलावा हम एक और चीज करेंगे, एग्जाम के पहले मई में इस साल एग्जाम मालूम है ना, जून में 18 जून को है। तो पहले अभी होता था अगस्त में, मतलब 2-3 महीने आपके कम हो गए। तो ऐसा करेंगे मई तक हम कर रहे हैं। उसके बाद रिवीजन जैसे 50 डेज का किया तो 2 महीने बचेंगे, मई जून। तो मई और जून 2 महीने का हम 60 डेज का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे जिसमें आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। ये हो गया हमारी साइड से। दूसरी चीजें आपके साइड से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आपको डेली दिए जा रहे टॉपिक, उन टॉपिक को आप कंप्लीट कर लें एक बार में उसी दिन, क्योंकि अगले दिन पेंडिंग मतलब आपका बोझ बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे अगर बोझ बढ़ा तो वो आप बाद में समेट नहीं पाओगे। अगर हमारे अनुसार चले तो फिर बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को पकड़ना। 100 में 100 तो अपन को करना नहीं है प्रीलिम्स में, 60% भी ला तो हो जाता सिलेक्शन। 55 इस बार कट ऑफ का ऐसा सुन रहा है 116-117 रही है, ठीक है ना। मतलब 60 के करीब ही हम टारगेट रखेंगे ना, तो इतना है 60 भी नहीं रखना, हमें 65 रखना है। माइनस मार्किंग भी तो है वहाँ, 130 रखेंगे, 5 क्वेश्चन अगर माइनस तो अपन यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर हमने सिर्फ 60 ही रखी और माइनस मार्किंग तो खेल खत्म, ठीक है। तो ये रोड मैप कल लॉन्च होगा और परसों से आप लोगों को आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि 5-6 या 10 लोग भी रहें। देखो हमारा कुछ है नहीं है इसमें, सिलेक्शन आपका होगा, मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है एमपी में। ग्रेड पे भी मेरा आईएएस के बराबर ही है और थोड़ा क्लियर पोस्ट भी बोलते हैं उसको, पैसे वाली पोस्ट है वो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ो। जैसे इसको जोड़ोगे तो आप यहाँ तो अच्छा करोगे, स्टेट पीसीएस में भी आपका अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि निबंध लेखन में चूंकि मैंने विचार और शब्दों की बात की है, अपना शब्दकोश बढ़ाओ, शब्दों की बोलचाल में विविधता लाओ, अलग अलग शब्दों का प्रयोग और उपयोग करो। प्रयोग उपयोग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उपयोग होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, प्रयोग होता है हमारा जिसको हम परीक्षण करते हैं। उस चीज़ का जब आप बार बार प्रयोग करोगे, परीक्षण करोगे, तो वो चीज़ आपके रूटीन में आ जाएगी, लेखन शैली में आ जाएगी। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ते तो 50-60 पेज की कॉपी बना लो, कॉपी बना के जो एक नया शब्द देखा ना उसमें नोट कर लो। जैसे एक बार हुआ आपकी 10-20 पेज भर जाएंगे, उनको अच्छे अच्छे शब्द आएंगे। आपको कुछ आएगा तो उन शब्दों से खेलो ना,
ना सिर्फ ऐसे में, आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी में, इवन ऑप्शनल्स में भी उन शब्दों का अच्छे से प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हो। आपका दोहराव नहीं होगा चीजों को, सामने वाला लगेगा हाँ ये अच्छा सोचने वाला, अच्छे सोच रखने, विचार रखने वाला है। आपका ज्ञान उथला नहीं है। ये चीज करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते तो न्यूज़पेपर के नोट्स भी बनाओ। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, अगर जीएस की देख रहे, हिंदी देख रहे, उसमें भी शब्दों का आ रहा है। कोई सेंटेंस मालूम चला तो पूरा सेंटेंस नोट कर लो कि कहीं से कहीं डाल दो। कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी विचारक के उदाहरण से ही स्टार्ट कर दो। सामने वाले पे अपन को ऐसा करना है कि पढ़ाना नहीं है, पढ़ना है उसको, पढ़ना ना पढ़े, पढ़े वो, मतलब हम लोगों को उसको पढ़ाना है, रोचकता लाना है। तो आंसर राइटिंग में भी रोचकता आनी चाहिए जितना कि निबंध लेखन में है। यूपीएससी वाले जो चेक करने वाले होते हैं वो इस चीज को समझते हैं, ये रट के आया है, किताबी ज्ञान है इसके पास, या फैक्ट दे रहा है, या फिर उस चीज को टच ही नहीं कर रहा है, उसका कुछ पूछा कुछ और गया, लिख कुछ और रहा है। वही होता है ना, एक बोलते हैं कि भाई जो पूछा गया हम वो नहीं लिखते, जो हमें आता है हम वो लिखते हैं। इसलिए दिन तुम्हारे साथ जो अभी मैथ्स क्लियर नहीं हो रहे ना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। बाकी लोगों के हो रहे और अपने नहीं हो रहे। बाकी लोगों से इतना प्रेम तो है नहीं उनको कि हमसे दुश्मनी है, देख लिया कि ये बंदा है। तो मैथ्स में तो क्या होता है, आपके रोल नंबर वाला ऊपर वाला पेज अलग कर लिया जाता है, कोडिंग कर दी जाती है जो बाद में मैच हो जाता है। चलो फिर हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रूपरेखा। देखो 3 चरण होते हैं ऐसे कि हमारे 2 चरण तो हो गए। पहला चरण है कि आपको कौन सा विषय कैसे क्या लिखना है। दूसरा चरण ये होता है कि उस विषय के ऊपर आपको पर्याप्त ज्ञान है उसको सोचना। अब तीसरे चरण पे आ रहे हैं और ये हमारा लास्ट है, आधे घंटे की क्लास और है। उसके बाद 5-10 मिनट अपन क्वेश्चन आंसर वाली बात करेंगे, कोई अगर डाउट हो कुछ भी हो। अब हम आते हैं रूपरेखा। रूपरेखा उसमें लिखी है क्या? ये तीसरे चरण में आती है रूपरेखा। रूपरेखा के अंदर 3 चीजें होती हैं मोटी मोटी। एक तो होता है हम भूमिका लिखते हैं, भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। दूसरा होता है मेन बॉडी, विषय वस्तु। तीसरा होता है उपसंहार या निष्कर्ष या कंक्लूजन। अब अगर ऐसे ही आता है, आपने ऐसे के पेपर तो चेक किया है ना, ऐसे आता है 1000 शब्दों में लिखने के लिए। अब हमें देखना है कि हम किस किस चीज को कितने शब्दों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जनरली भूमिका होती है 10% या 100 शब्द। 100 शब्दों से ज्यादा भूमिका लिखना भी नहीं चाहिए। पता चला वो भूमिका पढ़ते पढ़ते ही भूल गया कोई क्या है, कैसे आगे क्या। और कई बार भूमिका बहुत लंबी हो जाती है, कनेक्टिंग नहीं हो पाता विषय से, भटक जाते हैं। भूमिका 100 शब्द मतलब 1 पेज, पहला पेज सफिशिएंट है। अगर पहले से भी कम हो रहा है तो भी वो भी ठीक है। मेन बॉडी, विषय वस्तु, जो मुख्य विषय वस्तु है वो होना चाहिए 80% या 85%। और जो आपका निष्कर्ष है ये होना चाहिए आपका 75 से 100 शब्द। मतलब 75% पेज से ये पूरा 100% एक पेज में आपकी हो जानी चाहिए उपसंहार निष्कर्ष। भूमिका, मेन बॉडी, उपसंहार। ये मेन बॉडी मतलब 10 पेज में से 1 पेज ये, 8 पेज ये, 1 या 1 से थोड़ा बहुत कम ये। आप सोचो कि ज्यादा लिखो तो मत, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 8 या 9 पेज चल सकते हैं, आपके 10 भी चल जाएं। अगर थोड़ा बहुत अच्छा है तो 11-12, लेकिन उससे ज्यादा मत लिखना, टाइम की बहुत कमी होती है। फर्स्ट ऐसे में तो आपने बहुत अच्छा लिख लिया, लेकिन सेकंड में बहुत टाइम। एमपीपीएससी में 3 ऐसे आते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। यहाँ आपको 3 घंटे का मिला, एमपीपीएससी 2 घंटे टाइम दे रहा, 3 ऐसे लिखवा रही है। वो कितने वर्ड्स हो? एक ऐसे होता है 1000 शब्द में, उसके मार्क्स होते हैं वो 50 नंबर का होता है। हाँ, ये 100 नंबर के होते हैं 3 ऐसे। और एमपीपीएससी सभी लोग 2 जैसे, तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि 40% पासिंग मार्क होता है। हर पेपर में 40% चाहिए। ऐसे में भी आपको 100 में से 40 चाहिए है। अगर आप इसमें 40 लाए, अगर इसी में फेल हुए तो कोई पेपर चेक नहीं होगा। वो ये ढूंढते हैं भैया पहले नंबर ऐसे स्टूडेंट, एक आध पेपर, एक पेपर चेक करवा दो, एक साथ सभी पेपर चेक नहीं करवाते, बहुत बदमाश है वो। पहला फर्स्ट जीएस का पेपर हमने चेक करवाया, ऐसे लोग निकाले थे जो फेल है, तो बाकी उनकी कॉपी पहली बाहर, पैसे ना लगे।
एमपी में ये होता है, इसलिए बहुत टाइम लगता है रिजल्ट आने में। 2 घंटे में आपको 3 ऐसे लिखना है। पहला ऐसे आता है 50 नंबर का, और उसको 1000 शब्दों में, बाकी 2 आते हैं 25-25 नंबर के, जो आते हैं 500 शब्दों में, या इस बार 250 में दे दिया उन्होंने। आपका 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आपको 3 के फॉर्मेट बनाना है, मतलब 3 विषयों के बारे में सोचना है। सोचने से पहले आपकी जो हमने पहले प्रथम और द्वितीय चरण उनसे भी गुजरना है, 5-10 मिनट वहाँ लगते हैं। फिर आप फॉर्मेटिंग करोगे, उसमें भी टाइम पे लिखना है। यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसी में उलझे रहे तो 1-1.5 घंटे इसी में, तो फिर आप लिख नहीं पाओगे। टाइम मैनेजमेंट का ही बोल रहा हूँ कि यहाँ बॉडी में क्या कितने शब्द लिखना है, उनको आपको कंटिन्यू रखना है। अब आते हैं मेन चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भूमिका लेखन में। और जो मैंने पहले बोला ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, या जो पहली चीज दिखती है वही होती है। ह्यूमन बीइंग, आप लोग चेहरा देख के किसी को, मतलब जैसे हम कहीं चेहरा देखते हैं ना, तो कोई यूथ आइकन है, एक्टर्स है, सेलिब्रिटी है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? फेस देख के ही आपके विचार बन जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छी दिख रही है, तो शायद और अच्छा हो। इसी प्रकार आपका भूमिका है, ये आपका चेहरा है। रंग रोगन है, जो बाहर घर के दिखते ना लोग, इतनी सज्जा क्यों बाहर करते, भले नहीं घर कुछ भी हो, क्योंकि एक सामने वाले को अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए कि भाई हाँ है। भूमिका आपको इसी चीज को पढ़ाता है कि ऐसे पढ़ने वाले परीक्षक को रुचि हो। तो भूमिका कैसा लेखन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है, आपके पास मैटर पूरा आ गया। मैंने बताया पेपर 1, 2, 3, 4 सामाजिक आर्ट है, और दुनिया भर के आयाम भी हो गए, बहुआयाम हो गए आपके, वहाँ 6 W हो गए। लेकिन बैठते हैं, ये सब आपके पास ज्ञान है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि भूमिका कैसे लिखी जाए। भूमिका शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा हो जाता है, उसी को आगे बढ़ना है। अब भूमिका लेखन के कई एंगल होते हैं, मैं कभी कुछ और लिखता हूँ, कभी और कुछ लिखता हूँ। तो अब हम बात करते हैं भूमिका लेखन की। अब जैसे भूमिका लेखन में, अभी जैसे मैंने ऐसे लिखा कुछ टाइम पहले, तो एक उदाहरण से स्टार्ट किया। एनवायरनमेंट पे जैसे पिछली साल एक क्वेश्चन आया था, ग्लोबल वार्मिंग मानव सभ्यता की सबसे बड़ी चुनौती। मैंने क्या स्टार्ट किया, प्रकृति रक्षति रक्षिता। ग्राम चिन्हों का बहुत महत्व होता है ऐसी राइटिंग में, कहाँ कौन ग्राम चिन्ह यूज करना है। जैसे यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह है, ठीक है ना। तो प्रकृति रक्षति रक्षता, यहाँ पे पूर्णविराम हो गया, और ये पूर्णविराम के बाद ही आता है। तो ये आपको एक बताता है कि आपकी मौलिकता क्या है। विराम चिन्ह वो शब्द होते हैं जो लेखक के भावों के ठहराव को दर्शाते हैं। मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, और महत्वपूर्ण इसलिए हमने दोहरा कहा। प्रकृति की रक्षा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेगी, इसका अर्थ है। अब चूंकि ग्लोबल वार्मिंग पे आया, आपने ये लाइन लिखी, ऊपर आ गया क्या लोगों की कि ये सूक्ति भारतीय वेदों में अनंत साल भारतीय संस्कृति में ये जो विचारशील है या पूरा है, तो उसको करके आप इसको आगे बढ़ा दोगे ऐसे कि हमें प्रकृति की इस प्रकार रक्षा करनी चाहिए। हम इतना उनकी क्या बोलते हैं प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, या लालचा वगैरह या लोलुपता, ये सब ऐसे शब्दों का उपयोग करके आप इसको आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हो। मतलब इससे आप लिखने बैठो ना फॉर्मेट, तो आपका तैयार हो जाएगा। कोई महान व्यक्तित्व, महात्मा गांधी ने क्या बोला इस पे, प्रकृति या पृथ्वी सैकड़ों लोगों, अनंत लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालच को उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग क्यों नहीं, मनुष्य की गतिविधियों या जो उसकी लोलुपता है या लालचा है या संसाधनों का अव्यय यहाँ अव्यय शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है कि व्यय होता है काम में, अव्यय होता है कि विमतब चीजें उनका क्या आशाती दोहन किया जा रहा है कि प्रकृति पे उनका असर पड़ रहा है ग्रीन हाउस के से, तो ग्लोबल वार्मिंग की चीजें हो जाती हैं। तो उस चीज को आप आगे बढ़ सकते हो कैसे, उदाहरण इसके नीचे आप लग सकते हो कि यहाँ पे कोई अगर वेद है तो यहाँ भारतीय संस्कृति का प्राण सूत्र कुछ भी लिख सकते हो। मतलब और इसके बार ऐसा होता है कि विचार आपके अंदर आ रहे हैं, आप उनको नाम दे सकते हो किसी। महात्मा गांधी ने लगभग हर चीज को बोला है, बुद्ध का लिख सकते हो। अब जैसे नैतिकता और आर्थिकता बुद्ध ने बोला है,
सदाचार सेवन, और कन्फ्यूशियस ने बोला कि शिष्टाचार मनुष्य के जीवन की प्राणवायु है। ये सर कन्फ्यूशियस ने बोला, उसको क्या पता ये बोला है कि नहीं बोला। आप खुद लिख दो कन्फ्यूशियस या शिष्टाचार, जो 4 आर्य सत्य हैं। आर्य सत्यों का मर्म यही है कि जो प्रत्यक्ष समुत्पाद पैदा हो, अपने आचार सदाचार से आप उनको रोक सकते हो। चाणक्य ने बोला है, चाणक्य ने क्या बोला कि भ्रष्टाचार तो अनंत काल से, अगर कोई व्यक्ति किसी कोष का अधिकारी है तो उसको नुकसानदायक, क्या उसको लॉस तो करेगा ही, भ्रष्टाचार करेगा। जैसे कोई जल में रहने वाली मछली, हो ही नहीं सकता कि वो पानी का स्वाद ना ले। ऐसे ही आप बोल सकते हो, क्या नाम है अपने वल्लभ भाई पटेल का नैतिकता, जब उन्होंने बोला कि जब हम स्वतंत्र हुए थे तो ऑल इंडिया सर्विस, हमारे जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने बोला कि ये औपनिवेशिक विरासत है, इसको खत्म करनी चाहिए। वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत फेमस वक्तव्य था संविधान सभा में, उन्होंने कहा था कि अगर ऑल इंडिया सर्विस को खत्म कर दिया तो भारत टुकड़ों में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक हम बोलते हैं ना आयरन केज है, एक लोहे का ढांचा है जो बनाए रखे। बस हमें जरूरी है समर्पित, ईमानदार, नैतिक ऑल इंडिया सर्विस। ये चीज आप जोड़ सकते हो। मैं एक उदाहरण मोटा मोटा बता रहा हूँ। अब कहाँ महिलाओं के ऊपर आ रहे, महिलाओं पर 3 लोगों ने बोला है। महात्मा गांधी कई बार बोली स्वतंत्रता, विवेकानंद को डाल सकते हो, कुछ नहीं डालो। जैसे आपने पहले ऐसे में कुछ डाले तो उनको रिपीटेशन मत करो, वो लगेगा कि फेंक रहा है। विवेकानंद ने क्या बोला कि कोई भी पक्षी एक पर से उड़ान नहीं भर सकता, एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता है। उसी प्रकार कोई भी देश को अगर विकसित या विकास करना है तो सिर्फ पुरुषों के दम पे नहीं हो सकता है, महिलाओं को भी आपको आगे बढ़ाना है। संदेश आप कुछ भी मतलब ऐसे ही महात्मा गांधी का भी जोड़ दो, अम्बेडकर ने भी बोला है। अम्बेडकर ने महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण बहुत ज्यादा जोर दिया था, श्रम पे। अगर आपने अम्बेडकर को पढ़ा हो तो ये चीजें आपको आगे ले जाएंगी। तो आप एक प्रकार कैसे तैयारी करें, एक एंगल ये है। एक एंगल होता है क्वेश्चन पूछते हुए, आपने लिखा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इतना 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 ऐसा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार कौन? एक क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन लगा है जिम्मेदार कौन? ग्लोबल वार्मिंग अगर अपनी चरम पे है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए, ये आपका प्रस्तावना हो गया। मेन बॉडी में क्या करना है, आपको इनके उत्तर देना है। 1 2 3 4 उत्तर देते हुए लिखना है। 5-6 पेजेस में लिखे हो, 5-6 पेज उसके रिलेटेड किए। क्वेश्चन पूछते हुए भी कर सकते हो, कहानियों के माध्यम से भी कर सकते हो। जैसे मैंने 2014 में ऐसे लिखा था, कोई नैतिकता 2 टाइप के ऐसे होता है ना यूपीएससी में आते हैं। एक तो आपके आंतरिक पक्ष हो, तो मैंने वो ऐसे लिखा था चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच जो वार्ता होती है, क्या वार्ता होती है। और मैंने ये लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज तिलक होना था, मोटा मोटा अभी मैं उतना याद नहीं कर पा रहा हूँ, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उनका राज तिलक होना है। चाणक्य वो बहुत टाइम तक राज्यसभा में नहीं गए, उनको बुलाने के लिए चाणक्य ने एक दूत भेजा, फिर भी नहीं गए। चाणक्य स्वयं आए तो चंद्रगुप्त बोलता है कि आचार्य में ये कांटों का ताज अपने सिर पे नहीं रख सकता। चाणक्य बोलते हैं क्यों, हर कोई मरता है। बोले इसके साथ साथ जो नहीं बोलते प्रजा है, प्रजा के सुख में तुम्हारा सुख है, प्रजा के कल्याण में तुम्हारा कल्याण है। तो बोले एक नैतिक एक ताज, कांटों का ताज है, क्योंकि इसमें मेरे ऊपर जिम्मेदारी, अथाह जिम्मेदारियां आ रही। जो एक व्यक्ति गरीब है उस गरीबी को दूर करना, एक व्यक्ति अगर पीड़ित है उसकी पीड़ा को दूर करने की जिम्मेदारी आ रही है। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को दोषी समझूंगा। तो ऐसे उनके पीछे वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप को चलते हुए मैंने लिखा और बाद में अपने जो मेन टॉपिक था उससे कनेक्ट कर दिया। आप इन चीजों को अगर देख रहे हो तो कनेक्टिंग कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए, उस चीज का संबंध स्थापित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिखना शुरू किया लेकिन उसके बीच कोई रिलेशन ही नहीं रहा। तो सर जैसे स्टार्ट करते समय डायरेक्ट मतलब कोई अगर उससे रिलेटेड कोटेशन अच्छा है तो छोटा स्टार्टिंग में वो रूपरेखा में इसलिए बोलता हूँ, पैसे क्या बोलते हैं पीछे है ना, पीछे सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट में आप उस टॉपिक से रिलेटेड 8-10 तो बहुत ज्यादा हो गए, 5-6 उदाहरण लिख लेना है, 2-4 कविताएं दोहरी। एक कब आएगा हमारे पास, जब आप पहले से अभी के लिए कोई अलग अलग टॉपिक की जो 50 पेज की कॉपी बना रहे हो ना, उसमें कोटेशंस बीच में अभी लिख लो। उस टाइम आप बना नहीं पाओगे उतना। अभी आप अलग अलग विषय से 8-10 विषय से रिलेटेड कोटेशन लिख लो, महात्मा गांधी से लिख लो, एक कॉपी बना लो। ये जरूरी है भाई ऐसे में भी, और आंसर राइटिंग में भी आप कर सकते हो।
पेपर में कि भाई कहा मतलब यहाँ मैं महात्मा गांधी विचारों को उद्धृत करना चाहता हूँ, रेफरेंस टाइप का, या जैसे अभी आया था IT के ऊपर आया था, पिछले साल मैंने लिखा था। तो गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छे शब्द बोला था कि भय और अंधकार को दूर करना है तो ज्ञान आपके लिए लाना होगा। ज्ञान से क्या होगा, भय की उसको पता चल जाएगा, अंधकार को भी उजाला, ज्ञान को उजाला दूर करता है। तो उसमें ज्ञान और सूचना भय और अंधकार के दूर का कारण है। वो आया था ई-गवर्नेंस के रिलेटेड कुछ चीज आई थी, तो ये लिख के भय और अंधकार को सूचना और ज्ञान, सूचना कहाँ से, IT पे नीचे लिख दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर के आगे गीतांजलि, पहले गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ सूचना से उसको कनेक्ट कर दिया कि IT के कैसे हम भय को और ज्ञान को दूर कर सकते हैं। मतलब अपने आप को थोड़ा हट के दिखाओ। ये चीज आपको बोलते हैं ऐसे ही एक डाल दिया कि समानुभूति पे कुछ आया था तो जूतों को बोल दिया कि भैया जब तक आप फटे जूते पहन के सड़क पर नहीं चलोगे तब आपको उसकी गर्मी महसूस नहीं होगी। इस साल तो मेरे 108 104 नंबर आए थे, पिछले बार मेरे 141 नंबर आए थे एथिक्स के पेपर में। मतलब थोड़ा अपन को हट के करना है। जब तक आप ये कोटेशंस बना के नहीं लिखोगे, ये कहाँ से लिखोगे, जब आप पढ़ोगे। किताबी ज्ञान से आप कभी इन चीजों को नहीं अर्जित कर सकते। आपको कुछ किताबों से अलग भी मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, जिंदगी, कादम्बरी, साहित्य पढ़ो। उससे क्या होगा, शब्दों का भी आपके पास आएगा एक ज्ञान। शब्दों के अलावा आपके पास क्या नाम है, शब्दों के अतिरिक्त नई विचार आएगी, नए नए एस्पेक्ट आएंगे। हम अभी सोचते हैं तो हम एकांतवादी हैं, अनिकांतवादी नहीं है, हम एक आयाम भी सोचते हैं। अगर आप मेरे बारे में विचार बना रहे हो तो एक विचार बना रहे हो, अगर दूसरा व्यक्ति होगा उसका दूसरा विचार होगा, तीसरा व्यक्ति होगा उसका तीसरा विचार। अगर हम चीजों को समझेंगे तो हमारे विचार बहुआयामी हो जाएंगे। और UPSC आपको बहुआयाम को ही पढ़ाता है, निबंध में भी आपको बहुआयामी लिखना है। किसी विषय से एक ही आयाम को लेके बढ़ाना नहीं, खींचना नहीं है। अब एक ही आयाम को लिख रहा है बार वो समझ जाएगा इसका ज्ञान उतना है। अब उस विषय पे उसके 10-15 कौन कहाँ कैसे समझ आते, इतने सारे आयाम कहाँ से आएंगे जब आप पढ़ोगे। किताब पढ़ने से उतना ज्ञान नहीं होगा, नई किताबें पढ़ो। देखो आपको पास होना है, वो किताब एक ही पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ो, लेकिन अपने ज्ञान, अपने विचारों को बढ़ाने के लिए अलग अलग मैगजीन्स, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी पढ़ी किसी ने, भास्कर की आती है, कादम्बरी इसकी आती है, क्या नाम है, हिंदुस्तान टाइम्स वालों की। ये चीजों आप पढ़ोगे तो समाज, सोसाइटी में क्या हो रहा है उनको लिखोगे, जिसमें वही मांगते हैं। इंग्लिश में आती है ये रीडर डाइजेस्ट करके बुक आती है, और मैगजीन्स आती है, वो पढ़ सकते हो। फ्रंट लाइन भी पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, तो उसमें फ्रंट लाइन से भी बहुत सारे पेपर 1, 2, 3 में आ जाते हैं चीजें। यहाँ कहने का उद्देश्य ये था कि अपने ज्ञान को, शब्दकोश को बढ़ाना है। कॉपी बनाओ जिसमें उद्धरण हो। आपको कोई पेपर में या कोई बुक में उद्धरण दिख रहे हैं, नेट पे सर्च कर लो उद्धरण, अलग अलग पे कम से कम 10 विषय से रिलेटेड आपके पास 4 से 5 उद्धरण महान व्यक्तित्वों के होना चाहिए। 2 ही होने चाहिए आपके पास, कविताएं होनी चाहिए, शायरी भी चल जाएगी। ये चीजें क्या है, वो रोचकता लाती हैं, चीजों में इंटरेस्टिंग बनाती हैं। फिल्मी गाने भी लिख सकते हैं, लिख दो, हंसने की क्या बात है। नहीं, अरे तो ठीक है ना, अलग नहीं हो गया सर, नहीं हो गया, लेकिन वो उस विषय से रिलेटेड होना चाहिए ना। जो मैं बता रहा हूँ, अभी अपन ने 2-3 आयाम देखे भूमिका स्टार्ट करने में। महान व्यक्तित्व, मैंने एक कहानी बताई कि भाई आप उसको ऐसे जोड़ सकते हो अगर वो नैतिकता से रिलेटेड आ रहा है। जुड़ाव होने चाहिए, ऐसे नहीं आप कुछ का कुछ स्टार्ट कर रहे लेकिन उसके विषय से जुड़ाव नहीं है, और जहाँ लिंक टूटी वहाँ आपका वो काम खत्म। जहाँ आपको 140 मिलने थे, हो सकता है वहाँ पे आपको 60 नंबर में। देखो मैंने एक बंदे को देखो, उसको 45 नंबर मिले हैं, अंकित नाम था उसका, 45 नंबर मिले, और IIT दिल्ली से है वो। उन्होंने कभी निबंध लिखा ही नहीं, निबंध लिखा होगा तो आंसर, कई लोग तो आंसर फॉर्म में निबंध लिख देते हैं, जैसे अपन आंसर लिखते हैं ना, लॉन्ग आंसर, ऐसे निबंध मौलिकता वाली चीज है। अब हम बात करते हैं महान व्यक्तित्व के प्रेरक प्रसंगों पे। हर व्यक्ति के जीवन इतना लंबा होता है, उसका प्रेरक प्रसंग अलग अलग होते हैं। तो प्रेरक प्रसंग को उठा के कर सकते हैं। रामायण का ले लो कोई प्रसंग, रामायण हम सब ने पढ़ी है। महाभारत का उठा लो, अरे कोई गीता का उठा लो, नहीं आ रहा है तो गीता में सब कुछ बोला गया है। गीता का एक प्रसंग लेके शुरुआत करनी ना, बीच में भी डाल सकते हो आप ये चीजें, लेकिन जो प्रेरक प्रसंग है वो शुरुआत में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जो उद्धरण है, कोटेशंस है, दोहा है, वो आप बीच में भी रख सकते हो, आखिर में भी। लेकिन प्रेरक प्रसंग को आप बीच में रखोगे तो कोई मतलब नहीं। मतलब जिस जो भी बात कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ ना
विषय से संबंधित होना चाहिए। तो आप जैसे एक नया आया हुआ ये चीज आपको याद नहीं आ रही, आपके पास कोई अच्छी सी प्रेरक प्रसंग है राम के बारे में, चलो राम नहीं तो कृष्ण के बारे में गीता से रिलेटेड हो गया, वो भी नहीं है तो महात्मा गांधी का बचपन का, जब महात्मा गांधी वकालत करने विलायत जा रहे थे तो उनकी माँ ने 5 कस्में दिलाई थी। वो कस्में ये थी जिन्होंने अपने जीवन भर पालन किया और अपनी निजी और सार्वजनिक जीवन में महात्मा गांधी के जो नैतिकता का समन्वय है ना, उनने उतनी ही नैतिकता अपने निजी जीवन में भी धारण की जितना सार्वजनिक जीवन में था। महात्मा गांधी की बहुत फेमस सूक्ति है, पवित्र साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की पवित्रता भी जरूरी है। ये आप हर जगह उपयोग कर सकते हो, आंसर में भी कर सकते हो। हम लोग प्रशासन करप्शन की बात करते हैं, हम अगर हमारे राज्य का उद्देश्य है लोक कल्याण करना, जनहित करना, वो किसके माध्यम से करें, उसका साधन क्या है? लोक प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो साध्य है उसका है लोक कल्याण, साधन ब्यूरोक्रेसी। पवित्र साध्य के लिए साधन की पवित्रता सबसे जरूरी है, शुद्धता जरूरी है। अब इसकी शुद्धता कैसे बनाई जाए, इसको जो अब काम करने के लिए आपको बहुत सारी अधिकार शक्तियां चाहिए, स्वविवेक मतलब जो डिस्क्रिशन पावर होती है, स्वविवेक अधिकार शक्तियां होती हैं, वो भी बहुत जरूरी है। अब उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। मतलब पवित्र साधन के लिए साधन की पवित्रता बहुत जरूरी है, साध्य के लिए साधन की पवित्रता जरूरी। ये लिख सकते हैं कि क्योंकि साध्य हमारा पवित्र है, इसलिए लोक प्रशासन, करप्शन और नैतिकता सर्वाधिक होनी चाहिए, जब दो साधन पवित्र होगा। ये चीज आप जोड़ दो। महात्मा गांधी का लिख दो आप, भाई विवेकानंद का, एक कब लोगों जब आप उनके बारे में पढ़ोगे, बायोग्राफी पढ़ोगे, ये भी नहीं तो अब्दुल कलाम अपने जो भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये लिखना जरूरी है, भारत रत्न भूतपूर्व राष्ट्रपति। एक सज्जा जरूरी होती है, रोचक शब्दों के साथ सज्जा भी जरूरी होती है निबंध में, बीच बीच में। अगर तुम निबंध पढ़े हो कोई अच्छे, तो ये चीजें ही उनको शामिल करते हैं कि भूतपूर्व भारत रत्न भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के अनुसार। करप्शन के अनुसार उन्होंने बोला कि करप्शन की 3 सूत्री फॉर्मूला किया था करप्शन को खत्म करने के लिए, निर्मूल करने के लिए। पहला उन्होंने बोला परिवार, दूसरा बोला शिक्षा, कॉलेज और विद्यालय, तीसरा बोला उन्होंने समाज। बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा बहुत अच्छे कॉपी करता है, ये एथिक्स में भी आप डाल सकते हो। एथिक्स में ये चीज आती है तो आप ये चीज डाल दोगे ना पेपर 4 में, ऑब्वियसली वो बोलेगा भाई हाँ बहुत अच्छा लिखा आपने। तो उन्होंने क्या बोला, जब बच्चा पैदा होता है, अपन के एथिक्स के पेपर में है ये वाला टॉपिक है, परिवार समाज और वो, और फिर करप्शन तो ओवरऑल पूरी में ही एथिक्स का पेपर लाने के उद्देश्य था। अन्ना हजारे का भी रिफरेंस, अरे हाँ भाई, अन्ना हजारे का की 2011 में एक इंसिडेंट बता दिया कि तो वर्ष 2000 उन्होंने कहा था सर कि मतलब भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं हो सकता, जब तक लोगों के नैतिक मूल्य मतलब से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा। अन्ना का कैसे स्टार्ट करोगे? अन्ना वाला की जैसे इसी पे आ रहा है नैतिक और वो पूरी समाज में, समाज के कोने कोने में भ्रष्टाचार कैंसर के रूप में फैल रहा है, या दीमक के रूप में कोने कोने में फैल चुका है, समाज की जड़ें खराब कर रही हैं। इसको देखते हुए 72 वर्षीय व्यक्ति, 72 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति अन्ना हजारे के मन एक स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं अपन, वो एक नया आयाम देख, रोचक मनोरंजक नहीं है, यहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं अचंभित करने वाले शब्दों का उपयोग करेंगे कि समाज के कोने कोने में भ्रष्टाचार रूपी दीमक फैल गया है और ये समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। इस विचार से व्याग्र होकर 72 वर्षीय व्यक्ति अन्ना हजारे ने सोचा कि अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन भारत और समाज का पतन निश्चित है। उन्होंने अपने सहयोगियों से चर्चा की और समाज में भ्रष्टाचार की जनमत बढ़ाने के लिए या एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अलग जगाने के लिए एक अभियान, एक आंदोलन के बारे में सोचा, बात की, उस आंदोलन को बढ़ाया और समाज की एक उद्वेलित किया, उद्वेलित मतलब जागृत किया। ऐसा करके आप एक टॉपिक लिख के उसको कनेक्ट कर दो, मतलब एक कहानी बना के दृष्टांत फॉर्म में, तो ये भी आप कर सकते हो। आप एक फैक्ट अपन को डालना नहीं है, लेकिन किसी फैक्ट के माध्यम से भी कर सकते हो कि अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट आई कुपोषण पे कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। कुपोषण का मुख्य उन्होंने अभी यूनिसेफ की बात चल रही है, सबसे ज्यादा बच्चे भारत में IMR जो है सबसे ज्यादा है, उसका मुख्य रीजन बताया उन्होंने कुपोषण से मरते ना कि बीमारियों से। तो कुपोषण का भी मुख्य कारण अस्वच्छता है, जैसे अभी स्वच्छता अभियान चल रहा तो हो सकता है इस साल आ जाए। अस्वच्छता को मुख्य रीजन बताया।
यहाँ आप लिखिए, यहाँ पे यूनिसेफ रिपोर्ट 2015। अब इस रिपोर्ट को आप आगे ले जाके इसको आपने मेन पॉइंट बनाया, इसी को थोड़ा बढ़ा के अपने विजय से जोड़ दो, तो ये हो जाएगा। स्वच्छता मेन रीजन है, लेकिन हमने कहाँ से उसको कनेक्ट किया, तो इसको आप आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो। आएगा समझ में कैसे आपको भूमिका बता रहा हूँ मैं, कैसे आपको एक कोई रिपोर्ट को या कोई इंसिडेंट को या कोई सूचना को लेकर आगे बढ़ना है। सही। यूनिसेफ हो गई, वर्ल्ड बैंक की इतनी सारी रिपोर्ट आती है, उनको उठा लो। जैसे आपदा प्रबंधन पे कोई निबंध आ गया, भारत में आपदा प्रबंधन ही प्रबंधन की आपदा है। ये हम दो शब्दों को समझना अलग चीज है कि भाई आपदा प्रबंधन और प्रबंधन की आपदा, आगे बढ़ना है। लेकिन स्टार्ट कैसे, भाई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि भारत में जो आपदा प्रबंधन के कारण इतने करोड़ लोग विस्थापित हुए, इतने का नुकसान हुआ, ये रिपोर्ट आपने लिख दी, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। इसी को लेके आप उस चीज को आगे बढ़ा दो। मतलब शुरुआत बता रहा हूँ कैसे करना, अलग अलग एंगल में। एक रिपोर्ट हो गई, सूचनाओं के माध्यम से हो गई। अब इसके अलावा एक आध दो और होंगे अपने अनुभवों के आधार पे। अब 2013 का था, पीपीपी पे आया था, उस टाइम भी मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे। तो मैंने मालूम क्या स्टार्ट किया, पीपीपी और क्या, मैंने बोला कि आज से जब मैं अपने गांव गया, जब मैं गांव में रहता था तो उस टाइम एक फ्लाईओवर बनना स्टार्ट हुआ था, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी और जो वहाँ की स्थानीय कर रही गवर्नमेंट एजेंसी कर रही। उसके बाद मैं पढ़ने बाहर चला गया, बाहर पढ़ के आया तो देखा कि वो निर्माण अभी भी चल रहा है। मतलब उसको ऐसा लिखा कि निर्माण अभी भी चल रहा है। और जहाँ मैं बाहर रहता था वहाँ पीपीपी माध्यम पे प्राइवेट पार्टनर में हुआ, और उसने एक साथ में निर्माण कर दिया, मतलब कोरिलेट कर दिया कि हाँ एक महत्ता बता दी। इसी प्रकार जैसे ओलंपिक में आया था तो ओलंपिक का एक अपने जीवन का वो अनुभव लिख दिया, एक कहानी बना दी कि दो बच्चे, एक बच्ची है वो बर्तन मांज रही है और आज वो खुश है क्योंकि साइना नेहवाल का बैडमिंटन मैच है, क्योंकि वो स्वयं बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना नेहवाल को आदर्श मानते हुए उस जैसे बनना चाहती है, लेकिन भारत में खेल संस्कृति ना होने के कारण उसको बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। जब वो खेलने जाते उसकी माँ बोलती पढ़ा, ओलंपिक वाला आया था ना, क्या भारत ओलंपिक में 50 मेडल जीत सकते हैं, ऐसा कुछ था। देखा इसको लेके बताया कि जैसे वो बैडमिंटन लेके खेलने जाने लगी, उसकी माँ ने टोक दिया कि पहले काम करो, जैसे ही काम हुआ फिर जाने लगी, फिर टोक दिया उसको कि अब तुम पढ़ाई करो। खेल संस्कृति की हवा को अपन सामने रख दिया कि ऐसे ऐसा करके अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या खेल संस्कृति का अभाव या इसके संबंध में जागरूकता ना होना भारत को पीछे कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन बना गया। लिख दो एक कहानी, मतलब दृष्टांत। अब तो लिख लोगे ना भूमिका की कहीं और अलग अलग एंगल हो गए ना। भूमिका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको इसमें रोचकता लानी है कि सामने वाले को इंटरेस्ट हो। कोई पढ़ रहे हैं तो हाँ अच्छा है, जब तो आगे पढ़ेगा। कई लोग क्या करते हैं एक डेफिनेशन फॉर्म में स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पीपीपी भी आता, पीपीपी प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप है, ऐसा ऐसा, वो नीरस हो जाता है। हमें नंबर फैच करना है, नंबर ज्यादा लाना है। नंबर ज्यादा कैसे आएंगे, जब हम उसको शुरुआत बहुत अच्छी लेंगे। शुरुआत की चीजें हो गई। एक और चीज, शुरुआत करने में आपको विषय से संबंध में ही शुरुआत करना है। पता चला कि उसका और छोर ही नहीं मिल रहा है, लिंक ही नहीं बैठ रहा है, फिर आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी पे आपको मैंने बता दी जो अलग अलग आयाम्स हैं। आपने पेपर 1, 2, 3, 4 में इतना कुछ पढ़ा है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप जब सोचोगे उन चीजों को तो आप अच्छे से लिख लोगे। मेन बॉडी आपका 80-85% होनी चाहिए। ऐसे लिखते टाइम आपको अपने विचारों को संतुलन आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा उदार बन गए हो, जो भारतीय संस्कृति से बड़े परे जा रही हो। ऐसा नहीं आप बहुत लेफ्टिस्ट वामपंथी विचारों वाले हो गए और सरकार के विरुद्ध खड़े हो रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल आधुनिक बन गए, पश्चिमीकरण की जो डेफिनेशन आप डाल गए ऐसा करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सरकार की बहुत ज्यादा आप आलोचना कर रहे हो। आलोचना एक हद तक करना है, लेकिन ऐसा हो कि वो मौलिकता के परे आगे एक राजनीतिक विचारधारा में तब्दील ना हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कई बार विचारों को होते हैं। पिछली बार जो ऐसे आया था मैंने उसमें ऐसे लिखा था कि किसी भी सेंटेंस के व्यक्तित्व का उसके सेंटेंस पे कुछ असर पड़ता है, ऐसा कुछ आया था, ऐसे उस पर लिखा था मैंने। तो उसमें वही देख लिया भाई, व्यक्तित्व महात्मा गांधी थे, उनका क्या संगठन भारत की आज़ादी पे और क्या भारत उसके बाद संविधान पे क्या हुआ, नीति निर्देश तत्वों पे क्या हुआ, एप्पल कंपनी पे जो स्टीव जॉब्स था उनका भी बता दिया, ओसामा बिन लादेन का भी बता दिया। ऐसे अलग अलग लोगों के बता दिए, चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य का बता दिया। तो भूमिका बना के वैसे अपन ने वो लिख दी।
आपके पास लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन विचारों का संतुलन बहुत जरूरी है। ज्यादा नकारात्मकता भी नहीं लाना है, ज्यादा आलोचना भी नहीं करना है, बहुत सदा हुआ लिखना है बॉडी। फिर आता है निष्कर्ष। बॉडी को और तो ज्यादा करने की बोलने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष क्या होता है कि अंत भला तो सब भला। चलो इतना आपने छोड़ दिया यार, हो गया, फिर से तो लिखोगे नहीं, तो टाइम नहीं है। अंत भला तो सब भला मतलब यहाँ पे है कि अंत में आपको निष्कर्ष इस प्रकार से लिखना है कि जो ओवरऑल टॉपिक है उसके संबंध में आपकी क्या राय बन रही है। उपसंहार तो राय होती ना, समराइज करते हैं, समराइज बोलते हैं। पूरी चीज को एक संक्षिप्त लेके लिख देना है। अब उसमें आपको स्टैंड लेना है नहीं लेना है। भारत के समक्ष नैतिक और आर्थिक संकट है। आप क्या लोगे पक्ष बताओ। चलो आपने पूरा लिख दिया, आप क्या लोगे। संकट दोनों है, लेकिन नैतिक संकट में एक आर्थिक संकट उपज रहा है। दोनों एक दूसरे को मतलब बढ़ावा दे रहा है। मैं कहीं ना कहीं सर परस्पर आपका मतलब वो हो रहा है, तब मतलब आर्थिक की वजह से या फिर सही है ना। यहाँ पे क्या है कि ये नहीं बताना कि नहीं हमारे सामने नैतिक संकट है, ये नहीं बोलना कि आर्थिक संकट है। आपको दोनों बोलना है, आपको ये बोलना है कि भारत के समक्ष नैतिक और आर्थिक संकट दोनों हैं। या ये निष्कर्ष था, कहीं कहीं आप ये लिख दोगे अंत था या परिणाम था, ऐसा कुछ ऐसे लिख के अपनी बात को समाप्त करते हैं। मतलब शब्दों का कोई बोल रहा हूँ ना, शब्द आपके पास होंगे तो आप अच्छे लिखोगे। आपके लोग दोनों संकट हैं, लेकिन अगर हम देखें तो नैतिक संकट कहीं बड़ा नजर आता है और नैतिक संकट के अभाव के कारण ही आर्थिक संकट हो रहा है। क्योंकि आपने बॉडी में लिख चुके होगे कि भ्रष्टाचार के कारण गरीबी वो ये सब चीजें बढ़ रही हैं। ये लिखोगे ना, भ्रष्टाचार के कारण ये चीजें बढ़ रही हैं, जिस कारण ये संकट पैदा हो रहा है। तो आपको ये चीज करनी, समाप्त कर देना है और बीच में ही लिखना है, कहीं नीचे डाल देना है कि उद्धरण को अपनी इस बात को खुश करने के लिए कि अगर भारत से भ्रष्टाचार रूपी कर्क रोग मतलब कैंसर खत्म हो जाए तो भारत विश्व का सबसे बुद्धिमान और विकसित देश बन जाएगा। नीचे लिख देना है।